बात वही है, नन्हे मुझे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या, और तेरी मुट्ठी में तकदीर है, हमारी मुट्ठी में तकदीर है। सीपैक या सऊदी अरेबिया या आईएमएफ के पास तकदीर नहीं, हमें अपनी तकदीर बनानी है भाई। रिस्क लो, हम अपनी पॉलिसी में भी रिस्क लें। वी शुड ट्राई एंड डीप फ्रॉग, व्हाई आर वी फॉलोअर्स, वी शुड ट्राई एंड थिंक ऑफ न्यू वेज टू मूव फॉरवर्ड। यकीनन हम न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन हम ग्रेट पावर नहीं हैं। और हमें जो ग्रेट पावर्स की जो सिलसिले होते हैं, राइवलरीज हैं, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये दो बुनियादी बातें हैं। बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान और किसी ग्रेट पावर्स की जो ताल्लुकात हैं, वो पहले भी माजी में भी बहुत करीब रहे हैं। लेकिन उससे लोगों की तकदीर नहीं बदली, उससे लोगों के माशी हालात जिस तरीके से बढ़ इम्प्रूव होने चाहिए थे वो नहीं हुए। हमने हमेशा ऐसे बिहेव किया कि जी ये तो सिक्योरिटी स्टेट है, सबसे बड़ा खतरा जो है इंडिया है, इसीलिए सारी तवज्जो जो है हमारी सिक्योरिटी पे रहनी चाहिए। I contend, correct me if I'm wrong, the government is balance sheet rich, सॉरी एसेट रिच। लाइबिलिटी बहुत बढ़ा लेती है पर अपने एसेट्स को यूटिलाइज ही नहीं करना चाहती। कोई 100 स्टेडियम हमने बना लिए, 100 के 100 स्टेडियम खाली पड़ी रहते हैं, कोई स्पोर्ट्स नहीं। हर शहर में सरकारी घर बेतहाशा है और वो डाउनटाउन एरियाज में एक किस्म का कैप्चर रखा हुआ है और एसेट्स बड़े लो यील्ड पे रखे हुए हैं। रेलवे के पास बहुत ज़मीन है, फौज के पास बहुत ज़मीन है, ये अपने ज़कात फंड के पास बहुत ज़मीन है, औकाफ के फंड के पास बहुत ज़मीन है, वैक्यू प्रॉपर्टी के पास बहुत ज़मीन है, वेल लोकेटेड, बड़ी अच्छे अच्छे एसेट्स। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। जैसे आपको सबको पता है कि हम सिया कॉन्वर्सेशंस में कोशिश करते हैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आए जो कहीं और से ना मिले, और ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आए दैट यू आर informed, well informed about Pakistan's economics. Because quite frankly, my fear is, and I think many people, many of my guests share this with me, कि हमारी इकोनॉमी पे our information is very very poor. So today I'm very glad to bring in Yusuf Nazar Saab once again. Yusuf Saab, as you know, was with Citibank. He was the head of the Citibank Economic Strategy or Financial Strategy Group, which is a very important group because they analyze the economy for the world. They're the counterpart for the IMF. Let's put it that way. IMF is the emergency ward of the world, and these guys are probably the vultures of the world. They attack you. So मतलब एक ये गेम चलती है, और हमारी डोमेस्टिक जो हुकूमत के कारकुन हैं उनको चाहिए कि इनसे डील, दोनों से डील करना सीखें। ग्रोथ तभी, तरक्की तभी होती है अगर इन दोनों से आप डील कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स ऑन द वन साइड, आईएमएफ ऑन द अदर साइड। और अगर आप रास्ता निकाल के दोनों को यूज करके अगर आप तरक्की कर सकते हैं तो ये बात बनती है। यूसुफ साहब, आई होप यू एग्री विद मी। क्या ख्याल है आपका, ये मैं बात सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं, हम तो वी कैन एग्री टू डिसएग्री, लेकिन जी जी बिल्कुल। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर दिस कॉन्वर्सेशन। चलिए, लेट्स स्टार्ट हियर यूसुफ साहब। अभी माशाल्लाह वी आर द डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया से हमारी डील हो गई है। अब बड़ी बातें हो रही हैं कि शायद सऊदी अरेबिया हमारा नया सीपैक बन जाएगा। सीपैक हमारा पुराना गेम चेंजर था। ट्रम्प साहब हमारे साथ है, तो इस वक्त जिसको कहते हैं ना, वो फॉर्चूशियस सर्कमस्टांसेस सब हमारे साथ हो गई हैं। सारी जो दुनिया की हुकूमतें हमारे साथ हैं। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या इसको हम यूज कर सकेंगे, क्या कर सकेंगे, जरा बताइए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे इनवाइट दोबारा करने का। देखिए नदीम साहब, दुनिया से तमाम मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे रखने में कोई हर्ज नहीं है, और हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अमेरिका से हमारे तारीख बहुत पुरानी है, और अब बीच में ताल्लुकात जो थे, ख़ास तौर पे जो उसामा बिन लादेन का सिलसिला हुआ था, उसके बाद काफ़ी ख़राब हो गए थे। और फिर इतने ख़राब हो गए थे कि बिल्कुल बातचीत तक बंद हो गई थी। लेकिन अब ये जो ताल्लुकात में बहाली है, ये एक अच्छी बात है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इसको बड़े जज्बाती तरीके से देखते हैं कि कौमी वक़ार के हवाले से या दूसरी पॉलिसियों के हवाले से। बात सिंपल है, फॉरेन पॉलिसी में जज्बात काम नहीं आते। फॉरेन पॉलिसी जो है, ग्लोबल पॉलिसी जो है, वो अबाउट सिंपल दो चीज़ों का पे है। एक तो सेल्फ इंटरेस्ट और दूसरा पावर। हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में क्या बात है, और दूसरी बात, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम कोई ग्रेट पावर नहीं है। यकीनन हम न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन हम ग्रेट पावर नहीं है। और हमें जो ग्रेट पावर्स की जो सिलसिले होते हैं, राइवलरीज हैं, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये दो बुनियादी बातें हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जिस तरह से
पब्लिक डिस्कोर्स रहा है, सियासत रही है, और जिस तरह से हमारा मीडिया जिस तरीके से फ्रेम करता है, उसमें हम ये बातें बाज़ औक़ात भूल जाते हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि अमेरिका से ताल्लुकात बड़ी अच्छी बात है। हमारे इस वक्त चीन से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अरब वर्ल्ड से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन असल में चूंकि हमारी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो प्रॉब्ली 30 और उसके अंडर है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान और किसी ग्रेट पावर्स की जो ताल्लुकात हैं, वो पहले भी माजी में भी बहुत करीब रहे हैं। लेकिन उससे लोगों की तकदीर नहीं बदली, उससे लोगों के माशी हालात जिस तरीके से इम्प्रूव होने चाहिए थे वो नहीं हुए। और ये क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए कि हमारी हुकूमतों की तवज्जो कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे नहीं रही। हमने हमेशा ऐसे बिहेव किया कि जी ये तो सिक्योरिटी स्टेट है, सबसे बड़ा खतरा जो है इंडिया है, इसीलिए सारी तवज्जो जो है हमारी सिक्योरिटी पे रहनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आप ये दोनों काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप में समझ हो, कैपेसिटी हो और कमिटमेंट हो। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कैपेसिटी और कमिटमेंट दोनों का बहुत बड़ा मसला रहा है। तो अगर ये ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, मैं समझता हूं कि इससे फायदा उठा लेना चाहिए। सीपेक से भी बहुत बड़ा शोर हुआ था जब ये 2013 में शुरू हुआ था। हमको पता है कि उससे कुछ मसाइल तो हल हुए, लेकिन बहुत सारे मसाइल में इजाफा भी हो गया। तो इस पे जरा केयरफुल रहने की जरूरत है। कोई भी तकदीर, कोई भी मुल्क, कोई भी बादशाह। यूसुफ साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे जो एक गाना है याद आता है, आपको याद है बचपन में, नन्हे मुझे मुन्ने बच्चे तकदीर तेरी मुट्ठी में, समथिंग लाइक दैट के मुट्ठी में तेरी तकदीर, तेरी तकदीर है, मुट्ठी में क्या है? तकदीर है, हाँ क्या है, और वो तकदीर है, ठीक है ना जी। अब पॉइंट ये है कि अपने हाथ में तकदीर होती है, हम अपनी तकदीर को आउटसोर्स जो कर देते हैं। जैसे हमने सीपेक को गेम चेंजर बना दिया, उससे पहले हमने अफगान वॉर को गेम चेंजर बना दिया, उससे पहले उसामा बिन लादेन के इन्फ्लुएंस को हमने गेम चेंजर बना दिया। हम गेम चेंजर पे गुजारा करते हैं, हम देखते नहीं कि हमारे इकोनॉमिक हालात क्या हैं। और इसी वजह से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आपने रिसेंटली बहुत अच्छे आर्टिकल लिखे हैं, उन पे मैं ज़रा थोड़ी देर फोकस करना चाहता हूँ। मैंने कुछ 4-5 आर्टिकल सिलेक्ट किए, देखें आप अगर हमें उन पे थोड़ा सा एनलाइटन कर सकते हैं और उन पे डिबेट कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग आवर इकोनॉमी। हम अपनी इकोनॉमी को हमेशा समझते हैं कि कोई बाहर से आके ठीक करेगा। मैं अक्सर पूछता हूँ कि बाहर से आके जो सीपैक ठीक करेगा, या सऊदी अरेबिया या अमेरिका, हम क्या करेंगे? हम सिर्फ गोल्फ खेलेंगे, कुछ और करेंगे? हमारा भी कोई रोल होना चाहिए। तो आपने डेट पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, आपने आइडेंटिफाई किया था डेट क्या है, और आपने एक बड़ा अच्छा, क्या कहते हैं, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के तहत उसको डिस्कस किया था कि हमारा डेट कितना है, कैसा है। क्योंकि हम उसको बार बार डाउन प्ले करते हैं और अंडरस्टेट करते हैं। तो आप जरा एक्सप्लेन कीजिए ना, हमारा डेट कितना है, क्या है, उसको कैसे हम डील करें, कैसे समझें, क्या हम बढ़ाते जाए, क्या करें? नहीं नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कि पहले जो अभी जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, जो बेसिकली जून की समरी है, हम्म, उसमें उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का टोटल डेट जो है वो तकरीबन 80 ट्रिलियन है, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है हम्म, वो कम हो गया है। हाँ, एक तो मसला ये है कि हम जिस तरह से नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं वो ऑनेस्ट नहीं है। जिस तरह से ये स्टेट बैंक ने अपना जो डेट पूरा रिपोर्ट किया है, उसमें जो स्टेट बैंक के डिपॉजिट्स जो हैं, फॉरेन करेंसी स्वैप्स हैं, हम्म, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं आईएमएफ के, और जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं उनका डेट है, उसमें ये शामिल नहीं करते। हम्म, तो उसको अगर ये शामिल कर लें तो डेट जो है वो 80 ट्रिलियन से 88 ट्रिलियन हो जाता है। अब 8 ट्रिलियन हमारे मुल्क के लिए कोई मतलब छोटी रकम नहीं है। ठीक है ना? हम्म, मतलब यह है कि ये हम्म, आपका 72% ऑफ द जीडीपी से डेट जो है वो 77% हो जाता है। इसमें हम्म, आप जो सर्कुलर डेट है, हम्म, जो गैस और पावर सेक्टर का है, वो भी मिला लें, जो तकरीबन तकरीबन 5 ट्रिलियन है, तो हमारा जेट डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 81% ऑफ द जीडीपी हो जाता है, जबकि इमर्जिंग मार्केट्स में अराउंड 60-65% रीजनेबल समझा जाता है। हम्म,
और सबसे बड़ी बात यह है कि खाली डेट टू जीडीपी की बात नहीं है, एक और अहम बात यह है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है डेट को सर्व करने की। वो कैपेसिटी जो है वो किससे आती है? वो रेवेन्यू से आती है। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रेवेन्यूज का, वो सिर्फ डेट सर्विसिंग में जा रहा है। और अगर आप ये देख लीजिए कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की आप बात करते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत अपना पोर्शन जो है, तकरीबन लेस से 50% जो है वो अपने प्रोविंसेस को दे देती है। लेकिन डेट सर्विस तो बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है। अगर आप ये हटा लें तो फिर हम अपने डेट जो हम सर्विस कर रहे हैं, वो हमारे जो नेट फेडरल रेवेन्यूज हैं उसका 70 to 80% जो है सिर्फ हम जो है डेट सर्विसिंग में दे देते हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर का बहुत शोर होता है, लेकिन जो हमारा डेट सर्विसिंग जो है वो उससे कई गुना ज्यादा है हमारे डिफेंस स्पेंडिंग से। इस बात की तरफ हम लोग बहुत कम तवज्जो देते हैं। और हम ये कहते रहते हैं कि जी अब फलाना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जब तक हम इन बुनियादी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, हमारी इकॉनमी जो है उसका आगे बढ़ना, उसकी ग्रोथ होना बहुत मुश्किल नजर आता है। बहुत अच्छी बात की जी, यू डिस्क्राइब्ड इट वेरी वेल, वेरी सक्सेंटली। यूसुफ साहब, पर एक छोटी सी मेरी भी इस पे क्वेश्चन है। वो ये है कि माशाल्लाह यू बीन डीलिंग विद द फाइनेंशियल वर्ल्ड, तो आपको तो पता है कि जब किसी कंपनी को असेस करते हैं, यू लुक एट द एंटायर बैलेंस शीट एंड यू लुक एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू ट्राई एंड असेस द कंपनी कि उसके रिटर्न ऑन एसेट्स कितने हैं, आरओआईज कितने, वगैरह वगैरह, आप वो सब इंडिकेटर्स देखते हैं। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट की, मैं रोता रहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की बैलेंस शीट तुम्हें पता ही नहीं चलती। आई कंटेंट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, द गवर्नमेंट इज बैलेंस शीट रिच, सॉरी एसेट रिच, लाइबिलिटी बहुत बढ़ा लेती है पर अपने एसेट्स को यूटिलाइज ही नहीं करना चाहती। फॉर एग्जाम्पल, केस इन पॉइंट, हमारे पास यूसुफ साहब कोई 100 स्टेडियम हमने बना लिए, 100 के 100 स्टेडियम खाली पड़ी रहते हैं, कोई स्पोर्ट्स नहीं, कोई एग्जीबिशंस नहीं करना चाहते, कुछ नहीं, वैसे ही पड़े रहते हैं। इसी तरह हमारे पास हर शहर में सरकारी घर बेतहाशा है, और वो डाउनटाउन एरियाज में उन्होंने काबू किया हुआ है, वो भी नहीं हम डेवलप होने देना चाहते, और वहाँ पे हमने एक किस्म का कैप्चर रखा हुआ है और एसेट्स बड़े लो यील्ड पे रखे हुए हैं। इसी तरह हमारे पास रेलवे स्टेशन बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो माशाल्लाह बड़े बिजी हैं और बड़े वो वेल लोकेटेड है डाउनटाउन में, उनको भी हमने डेड रखा हुआ। रेलवे के पास बहुत ज़मीन है, फौज के पास बहुत ज़मीन है, ये अपने ज़कात फंड के पास बहुत ज़मीन है, औकाफ के फंड के पास बहुत ज़मीन है, वैक्यू प्रॉपर्टी के पास बहुत ज़मीन है, वेल लोकेटेड, बड़े अच्छे अच्छे एसेट्स। आप अगर देखें लंदन ने ईस्ट एंड को और बाकी एरियाज को कैसे रिहेबिलिटेट कर लिया है सरकारी ज़मीनों वगैरह को, और कैसे उन्होंने ओलंपिक्स में वैल्यू निकाल ली। इसी तरह बाकी शहरों में बहुत कुछ हो चुका है, इवन यूएई में बहुत कुछ हो चुका है। क्या हमारे पास हम एसेट्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते, या हम एसेट्स को इन्वेंट्री भी नहीं कर सकते? जी नहीं, सब आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम्म, और एसेट्स हमारे पास, लैंड प्रॉपर्टीज बहुत सारी जगहों पे हैं। हम्म, आपने ब्रिटेन की मिसाल दी। यहाँ इसको इन्होंने अपने एसेट्स को बहुत एक जो वाजे इस्तेमाल नजर आता है, उन्होंने इसको टूरिज्म का एक जरिया बना लिया है। मुख्तलिफ इमारतें हैं, उसकी इन्होंने रिस्टोर किया है, उसकी हिस्टोरिक वैल्यू जो है हाईलाइट की है, और उसको एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन बना लिया है। आपने जो प्रॉपर्टीज की बात की वो सही है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो नंबर वन यूके में जो विजिटेड साइट है, जिसके मुतालिक बहुत कहा जाता है, वो स्टोन हेंज है। जो हम्म, अ, हम्म, और वो एक 5,000 साल पुरानी तकरीबन ऐसी कुछ है, जहाँ कुछ पत्थर हैं, कुछ यादगारें हैं। हम्म, ये हमारा जो मोहनजोदारो है, ये टेक्सला है, ये उसके मुकाबले में यकीन जानिए, चूंकि मैं दोनों देख चुका हूँ, हम्म, कुछ भी नहीं है। हम्म, हम्म, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया है, हमने इसको सेल नहीं किया है। हम बात करते हैं नॉर्दर्न एरियाज की, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि टूरिस्ट किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। टूरिस्ट हिस्टोरिकल, जिस तरह इजिप्ट में जाइए तो वो बहुत पिरामिड्स का जिक्र होता है। हमने मोहनजोदाड़ो को, टेक्सला को इस तरह से हमने मार्केट नहीं नहीं किया। किया। तो हम्म, हम ये इस तरह की चीज़ें बहुत कर सकते हैं। इसी तरह कराची में या लाहौर में बहुत सारी पुरानी तारीखी इमारतें हैं।
हमने उनको भी सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया बिल्कुल। है इंटरनेशनल टूरिज्म के लिहाज से। तो हम्म, ये आपका कहना सही है, लेकिन अगर आप ब्रॉडर इकोनॉमिक पिक्चर की बात कर रहे हैं हम्म, और इस जमाने में, हम्म, तो ये बात मैं समझता हूं तकरीबन प्रूवन है हम्म, कि किसी भी कौम का सबसे बड़ा एसेट उसके लोग होते हैं। हम्म, और खास तौर पे इस जमाने में जिसको आप नॉलेज कैपिटल का दौर कहते हैं। हम्म, हम्म, आपको यकीनन अच्छी तरह पता है कि अमेरिका में जो इमिग्रेंट्स ने और जो वो लोग जो आते हैं और जिस तरीके से वो उनको यूनिवर्सिटियों में जाते हैं और जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं हम्म, उनके डेवलपमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, वो एक बहुत अहम और बहुत बड़ा है, उन्होंने रोल प्ले किया है अमेरिका हम्म, की ग्रोथ में। इसी तरह हम जो हैं हम अपने लोगों को निग्लेक्ट करते हैं। हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, हम्म, मैं समझता हूं कि हमारा सबसे बड़ा एसेट है। देखिए, एसेट्स दो तरह के हो सकते हैं। एक तो कहलाता है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जी बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, रोड्स वगैरह वगैरह। हम्म, एक और चीज जो है जो उसके साथ साथ चलती है वो है हम्म, द सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका मतलब है लोग। राइट। आजकल के जमाने में कि जबकि टेक्नोलॉजी का दौर है, लोगों की जो कैपेसिटी है, उनकी स्किल लेवल जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। सही बात। बदकिस्मती से हमने ना हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरह किया है। हम ये समझते हैं हम्म, कि जो बड़ी बड़ी हाईवेज बना लेंगे ये तरक्की है। देखिए, अभी तक हमने जो रेलवेज, जो आपने रेलवे स्टेशन की बात की, यकीनन रेलवे स्टेशन तो हैं, लेकिन हमारी रेलवे लाइंस की और ट्रेन की क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है। तो ये तो हमने इसकी तरफ और तवज्जो नहीं इसमें दी है। यूसुफ साहब जो एक चीज बहुत जरूरी है ना, जो आपने देखी होगी, आप सिटी बैंक में जब थे, तो क्या रिक्रूटमेंट सिटी बैंक के बोर्ड मेंबर्स या सिटी बैंक के प्रेसिडेंट अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने वो ग्राहियों को, यहाँ होता है ना मेरा ग्राही है यार इन्हें रख लो, ये करते थे? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, मेरिट तो बिल्कुल है ही नहीं, सिरे से मेरिट नहीं है। यहाँ सिर्फ यही चलता है, भाई बरादरी और आपके कनेक्शंस चलते हैं। तो क्या इसमें देखें ना, आप यूनिवर्सिटी पे अगर आप बना लेंगे, वाइस चांसलर लगाते हैं तो भाई बरादरी में लगाते हैं। फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी जो है उसकी लड़ाई होती है जाटों में और अराइयों में कि वाइस चांसलर किसका लगेगा। अगर आप वाइस चांसलर इस बेसिस पे लगाएंगे तो क्या होगा फिर? प्रोफेसर प्रोफेसर भी बटे हुए हैं आपस में, जनाब का कोई पता नहीं कौन से लेवल पे, कोई नेशनलिटी के लेवल पर बड़ा हुआ है, कोई सेक्टर बटे हुए हैं, कोई सेक्टेरियन लेवल पे बटे हुए हैं। हम जो बात नहीं करते, अभी देखे ना, नोबेल प्राइज 3 दिन पहले अवार्ड हुआ है, और वो अवार्ड किसको हुआ है? तीनों बंदे जो हैं उनकी एक ही चीज पे अवार्ड हुआ है, जो आप बात कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो है तरक्की करती है नॉलेज से। नॉलेज क्या होती है? जोल मोकर जिसको मिला है नोबेल प्राइज, वो कहता है यूजफुल नॉलेज होती है। यूजफुल नॉलेज क्या होती है? नॉलेज जो हम सब यूज कर सके। और वो कैसे होता है, उसने अपनी किताबों में पिक्चर्स दे के बताया। वो ऐसे होता है कि आप रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि ये पेन कैसे बनता है, ये पेन भी कैसे बनता है, हमें पता होना चाहिए, लोगों को तरीके आने चाहिए। अब ये चीज़ें इंटरनेट पे तो मिल रही हैं, पर हमारे पास तो नहीं है यूज़फुल नॉलेज, और हम खुद अपनी डेवलप नहीं करते। हमारे हुक्मरान भी कहते हैं कि बाहर से किसी गोरे कंसल्टेंट को बुला लो। आपका जो सिटी बैंक का कोई रिटायर्ड जूनियर होगा ना, वो आके यहाँ कंसल्टेंट करे, कंसल्टेंट बन जाएगा, आपको नहीं हम बुला सकते। तो फिर इस तरह जो बच्चे देखते हैं वो मेरे से पूछते हैं, भाई मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ? मैं पढ़ूंगा तो मैं तो खराब ही होऊंगा ना जाके, या कहीं बाहर जाके नौकरी करनी है तो ठीक है, मैं पढ़ के पर चला जाऊंगा, सिटी बैंक ज्वाइन कर लूंगा, वापस नहीं आऊंगा। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे? देखिए, ये अगर मैं आपकी बात को समाप्त करने चाहूं, हमारे यहाँ एक ह्यूज क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस है। और वो क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस इसलिए है कि हम लोग मेरिट की अहमियत को अभी तक नहीं समझे। और ये मसला जो है वो टॉप से लेके बॉटम तक है। हमारे यहाँ कोई भी लीडर जो है, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स, वो ऐसा नहीं चाहते कि कोई ऐसा जूनियर हो जो उनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हो। वो इनसिक्योर फील करते हैं। यही हाल हमारी कॉरपोरेट सेक्टर का भी है। हमारे यहाँ जो फैमिली बिजनेसेस हैं, बोर्ड के लोग हैं, वो ऐसा नहीं चाहते कि ऐसे मैनेजमेंट को लाएं जो उनसे ज्यादा होशियार हो, जैसा कि वो समझते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो उनकी जगह ले ले। ये एक माइंडसेट जो है ये हर जगह मौजूद है। और जब तक ये मौजूद रहेगा हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपने बैंक की बात की। मैं अपने जो पुराने कॉलीग्स हैं बाज, वो भी इस बात पे बेइंतहा तवज्जो देते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है,
मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, वो ये बातें कम करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और हम्म, ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, शॉर्टकमिंग है, मलेज है। ये हम्म, बात को समझने की जरूरत है। जब मैंने देखी तालीम पे आर्टिकल्स लिखे थे, तो एक साहब ने मुझे कमेंट आया कि जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। हम्म, मैंने कहा हम्म, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप हम्म, ऐसे मुल्क में, इस हम्म, 21वीं सदी में आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां तकरीबन आधी आबादी जो है वो पढ़ लिख सही तरह से नहीं सकती। सही। हम्म, और दूसरी बात यह कि आधी आबादी जो है, हम्म, मेरा मुराद खवातीन से है, हम्म, उसकी तरफ जो है आपने इतनी ज्यादा जो है हम्म, पाबंदियां और ऐसा माइंडसेट है कि आप वो जो है वो पूरी तरह से अपना जो रोल है हम्म, नेशनल डेवलपमेंट में वो उसको प्ले ही नहीं कर पाती है। हम्म, इसलिए कि दे आर नॉट ईदर एजुकेटेड, और अगर उनको तालीम मिल भी जाए तो उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप ऐसे माहौल में जहां मेरिट ना हो, जहां हम्म, तालीम जो है बहुत ज़्यादा कम हो उसका लेवल, और फिर जो हाँ तालीम मिल भी सके उसमें आधी आबादी को यानी खवातीन को, उनको पूरा उनका जो रोल है वो अदा ना करने दिया जाए, तो फिर हम्म, यकीनन आप ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई जब तक हम अपने जो सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल है उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये सीपेक वगैरह और ये जो आप मिनरल्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, ये कितना काम आएंगी। ये रियलाइजेशन जो है, ये विजडम जो है, मैं नहीं देखता किसी भी लेवल पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बड़े अफसोस की बात है। बिल्कुल सर। अच्छा यूसुफ साहब, एक और बात बताइए। आपने डेट की भी बात की, आपने बात की हमारे शॉर्टेज ऑफ रेवेन्यूज वगैरह, बिल्कुल ठीक है। आपने अगला जो है आर्टिकल बड़ा अच्छा लिखा था ऑन टैक्स, टैक्सेस, कि टैक्स प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नहीं और क्या उसके लिए करना चाहिए। उसका जरा बताइए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, व्हाट इज योर व्यू ऑन टैक्स पॉलिसी एंड टैक्सेस। मैं एक जुमला ऐसा कहूंगा, शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, इतराज भी होगा। हम्म, ये हमारी जितने भी जो मैं देखता हूँ आमतौर पे जो लिखने वाले हैं और जो मुख्तलिफ हम्म, रिपोर्ट्स देखते हैं और ये टैक्स जीडीपी की बातें करते रहते हैं, हम्म, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि इनको समझे कि ये टैक्स हम्म, और ग्रोथ का रिलेशनशिप है क्या। हम्म, 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 इसलिए कि जैसा कि आपने कहा, हमारे यहाँ इन्फॉर्म्ड डिस्कशन बहुत कम होता है, और विद हम्म, ड्यू रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ द पीपल हु राइट हम्म, फ्रैंकली डू नॉट नो मच अबाउट डेवलपमेंट। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, बड़े सख्त जुमले हैं, हम्म, लेकिन एक बेसिक बात है। हम्म, अगर कोई इकॉनमी लो ग्रोथ मोड में हो, जैसा कि हम हैं, हम्म, अगर आप टैक्सेस का बर्डन और डालेंगे वो और स्लो हो जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल बात है, बड़ा जिसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये 101 लेवल हम्म, वाली बात है, हम्म, नथिंग कॉम्प्लेक्स। हमारे यहाँ वही कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक तो ग्रोथ स्लो है, हो नहीं पा रही, स्ट्रगल कर रहे हैं, हम्म, और फिर उसके साथ आप ये भी कहते हैं कि मुख्तलिफ टैक्सेस बढ़ाते जाओ, और हम्म, खास तौर पे लोगों पे टैक्सेस, जो आप जिसको आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, जो हम्म, अल्टीमेटली लोग ही पे करते हैं। हम्म, तो भाई ये कहाँ लिखा है कि अगर आप टैक्सेस बढ़ाते जाएंगे तो ग्रोथ भी आगे बढ़ेगी? हम्म, 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 कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आता। तो बिल्कुल ये जो सही। ऑब्सेशन है टैक्स टू जीडीपी करने का, देखिए ये आपका डेफिसिट कट करने के काम तो आ सकता है, लेकिन डेफिसिट कम कट करने के और भी तरीके होते हैं। वो ये है कि आप ग्रोथ ज्यादा होगी, रेवेन्यू बढ़ेंगे, वैसे भी उससे भी डेफिसिट कम हो सकता है। लेकिन हम्म, ये जो ऑब्सेशन है टैक्स टू जीडीपी का, ये मेरे ख्याल से पढ़ा दिया है किसी वर्ल्ड बैंक के या आईएमएफ के लोगों ने, जो विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको खुद भी ज्यादा, शायद जो मोस्ट ऑफ देम आई मेट या आई नो ऑफ देम, उनको खुद ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का या मार्केट्स का तजर्बा नहीं होता है। हम्म, तो दे डोंट अंडरस्टैंड वेरी बेसिक थिंग, कि सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसका जो एक ही तरीका है, वाहिद तरीका है, वो है ग्रोथ। आप कितनी भी जो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग कर लें, आप रेशोस पे कर लें, देखिए मुल्क को मैनेज करना कोई अकाउंटिंग नहीं है। ये कोई किसी कंपनी को बैलेंस शीट मैनेज करने की बात नहीं है। मुल्क की तरक्की के लिए बहुत चीजें चाहिए होती हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि उसकी आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना है। आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे बढ़ाते हैं? आप लोगों को एम्पावर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि ये माइंडसेट है कि जो जो कुछ काम करना है वो हुकूमत ने करना है, और वो भी इस्लामाबाद में बैठ के करना है। तो भाई
ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क जो है इस्लामाबाद से बैठ के गवर्न नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। आपको आपको लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा। आपको हम्म, जो प्राइवेट सेक्टर की एनर्जीज हैं उसको रिलीज करना पड़ेगा। यकीनन आपके पास पॉलिसीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसी पॉलिसीज जो हम्म, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को इनकरेज करें। बिल्कुल सही। ये जो आ गया है कि जी, ये होल आइडिया फॉर एग्जांपल ये SIFC है कि जी हम हम्म, फैसिलिटेट करेंगे, या अगर अप्रूवल्स में डिले होगा तो हम मदद करेंगे। तो भाई ये नौबत आती क्यों है बिल्कुल सही। कि हम्म, हर चीज के अप्रूवल के लिए आपको इस्लामाबाद भागना पड़े? अगर हम्म, ये सूरत हाल है, आप भी बताइए कि ये जो मुल्क तरक्की करते हैं ये ऐसे नहीं करते हैं। ये हम पता नहीं क्यों नहीं जाके देख लेते। हमें बहुत शौक है बड़े बड़े समिट्स में जाने का और बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाने का, और जैसा कि आपने कहा हम ये समझते हैं गेम चेंजर हो जाएगा। नहीं, हम्म, अगर हमारे वजीर आजम या साफ साफ कहूंगा आर्मी चीफ समझना चाहते हैं डेवलपमेंट कैसे होता है, तो हम्म। जाइए कोरिया, जाइए विजिट कीजिए, लोगों से पूछिए कि डेवलपमेंट कैसे हुआ। यूसुफ साहब अब जाते हैं पर वो सेल्फ्रिजेस और हैरट जैसे स्टोर्स उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं, वहां चले जाते हैं, वो शॉपिंग करके आ जाते हैं। या फिर देखिए, वियतनाम चले जाएं, वियतनाम जाके वहां देखिए भी अभी। शॉपिंग करके आ जाएंगे हम। यूसुफ साहब, आपने जो बात की बड़ी पते की बात की है। मुझे याद है डेट डायनेमिक्स की जो हम इक्वेशंस बचपन में लिखा करते थे और सॉल्व किया करते थे वगैरह, स्प्रेडशीट्स बनाते थे। उसमें एक बड़ी फंडामेंटल ट्रूथ है, एक सिंपल ट्रूथ जिसमें कोई बड़ी सोच नहीं लगती, जो अब सबको पता होना चाहिए कि अगर आपकी ग्रोथ रेट, आपके जो डेट सर्विसिंग का रेशो है या कॉस्ट है, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन डेट है, अगर आपकी ग्रोथ रेट उससे ज्यादा है तो बाय डेफिनेशन आपका डेट सस्टेनेबल है। अगर आपका ग्रोथ रेट उससे लोअर है तो आपका डेट सस्टेनेबल नहीं है। अब हमारा मसला ये, अगर हमारी ग्रोथ रेट 1-2% है तो हम तो इंटरेस्ट रेट से बहुत नीचे हैं, तो फिर तो हम कुछ भी सस्टेनेबल डेट बढ़ता ही जाएगा। अब इनको जो समझाना, जो आप बात कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगी। पर ग्रोथ रेट देखिए, इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है, मुझे भी पता है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बगैर तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती। हमारी इन्वेस्टमेंट रेट यूसुफ साहब 13% है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट निकाले तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो 8% है। आप मुझे बताइए, आप माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से हैं, जिस कंपनी की इन्वेस्टमेंट 8% हो इन्वेस्टमेंट रेट, आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? आप कहेंगे कि यार ये कंपनी इन्वेस्टेबल, इन्वेस्टमेंट के लायक है? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हम्म, जो, अगर आप हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में जाएं, हम्म, हम्म, सन 50 की दिहाई से लेकर तकरीबन ऑलमोस्ट 1980 तक हम्म, हम्म, हमारी जो स्टेट थी उसने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था। हम्म, हम्म, पाकिस्तान का जो बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसमें स्टेट ने बहुत एक्टिव रोल अदा किया था, फॉर सही कह एग्जांपल रहे हैं, PIDC ने। सही कह रहे हैं। हम्म, और ये सिलसिला चलता रहा। ये जो हमारे पास दौर आया 1990s का, उसमें जो IMF का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया और वर्ल्ड बैंक का भी। इन्होंने कहा कि जी आप कुछ ना करें तो स्टेट का रोल जो है वो बज़ाहिर तो कम हुआ, लेकिन पीछे पीछे रहा। लेकिन जो वो काम करती थी वो भी उसने काम बंद कर दिए। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो कुछ ज्यादा डिलीवर नहीं कर सका, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर का जो ग्रोथ थी खासतौर पे 60s में, उसके पीछे हुकूमत की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज था उसका बहुत बड़ा हाथ था, और इंडस्ट्रियल क्रेडिट का भी, कंसेशनल क्रेडिट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में ऑल द लंबी कहानी थी। हमको वर्ल्ड बैंक ने तोहफा दिया एक एक एनर्जी पॉलिसी का, एक ऐसी एनर्जी पॉलिसी का जिसको लेके हम आज तक रो रहे हैं। और उसका नेट रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान में जो एनर्जी है वो मोस्ट एक्सपेंसिव है इन द एंटायर रीजन। अब आप लोग एक हुकूमत को दूसरी हुकूमत को बुरा भला कहते रहते हैं। मेरा रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम इज के अ रॉन्ग पॉलिसी वाज अडॉप्टेड, और वो अभी तक चल रही है। देखिए नदीम साहब, इस दुनिया की तरक्की में आपको पता है एनर्जी का, टेक्नोलॉजी का जो सब बात करते हैं, एनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है। एनर्जी के बगैर तो AI भी नहीं चलेगी, इसलिए कि AI के लिए भी जरूरी है कि बहुत ज्यादा एनर्जी हो। तो इस तरफ अमेरिका जैसे मुल्क तो अब बहुत पे काम कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली लिखा है माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में। कोई राइट। अमेरिका में कोई $9 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं इस नई टेक्नोलॉजी पे, इसलिए कि उनको पता है कि AI के जो है वो चूंकि बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव है, इसलिए कि अगर अगर एनर्जी को ग्रो नहीं करेंगे तो उसके बगैर काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि हुकूमत की पॉलिसी हैज बीन अ टोटल डिजास्टर।
तो आप ह्यूमन कैपिटल को ले लीजिए, हम फेल हो गए हैं। आप एनर्जी को ले लीजिए, इट्स अ फेलियर। आप डेट की अपने बात कर रहे हैं, हम डेट बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन डेट पिछले जो माली साल था, मैं आई लाइक टू कोट अ फिगर, हमारा डेट जो है हर महीने 2.8 बिलियन डॉलर से बढ़ा है। तो आप ये सोच लीजिए कि जिस मुल्क का पूरा जीडीपी तकरीबन 400 बिलियन डॉलर हो, अगर उस टोटल डेट जो है तकरीबन 3 बिलियन डॉलर अ मंथ से बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि हम हुकूमत के पास कुछ प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो इसकी बहुत ज्यादा इम्पेयर हो जाती है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि फिर जब डेट इतनी तेजी से बढ़ेगा, डेट सर्विसिंग इतनी तेजी से बढ़ेगी, तो फिर ग्रोथ का क्या हासिल होगा, वो हमारे सामने है। ये जो बातें हैं, इसकी तरफ हमारे यहाँ जो पॉलिसी लेवल पे जो बहुत वीकनेस है, वो बहुत ज्यादा आया है। उसकी तरफ फिर मैं आपका तवज्जो दूंगा, चूंकि लोगों की बात है कि हमारे यहाँ ये समझ लिया गया है अनफॉर्चुनेटली, कि फाइनेंसिस को, इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए किसी बैंकर को लाया जाए। बैंकर होते हुए भी मुझे इस बात से पे शदीद जो है डिसएग्रीमेंट है और इख्तिलाफ है। देखिए, इकोनॉमी को मैनेज करना इज अबाउट हाउ टू ग्रो द इकोनॉमी। कैसे, पॉलिसीज क्या हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पब्लिक फाइनेंस का रोल क्या होना चाहिए, उसमें क्या डीरेगुलेशन को किस तरह का रोल अदा करना चाहिए, इनोवेशन को, R&D को किस तरह डेवलपमेंट करना है। तो ये सारी जो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आता है, बैंकर्स आर नॉट ट्रेन टू डू दैट। अभी कहा जा रहा है कि जी हमने बहुत बहुत तीर मार लिया है कि जी इन्फ्लेशन कम हो गया है, वगैरह वगैरह। ये इकोनॉमिक साइकिल्स का है। जब एनर्जी प्राइसेस कम होती हैं, ऑयल प्राइसेस चली गई थी $100 से ऊपर, अब 60-70 पे आ गई। और जब इतना एक्सट्रीम मूवमेंट्स होते हैं, तो कभी बहुत ज्यादा हाई पे जाता है इन्फ्लेशन, कभी बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। इसमें कोई इकोनॉमिक पॉलिसी का कोई खास हाथ था नहीं। लेकिन हम लोग जो है, चूंकि हमारे यहाँ एक मसला बन गया है कि जी हमारी हुकूमत अच्छी है, पहली जो हुकूमत थी वो बहुत खराब थी, तो उस डिबेट में लोग जो बेसिक रियलिटीज हैं उसको भूल जाते हैं। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आज जो इस वक्त जो हमें जो एक्सटर्नल फ्रंट पे जो अच्छा कंड्यूसिव फ्रेंडली एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर मिल रहा है, उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। और उसको हम कैपिटलाइज उसी तरह से कर सकते हैं जब हम इस सवाल का पे गौर करें और सोचें कि आखिर हम दुनिया की जो ग्रेट पावर्स हैं, उनसे जो बेहतर होते हुए ताल्लुकात हैं, उसको हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपनी माशी तरक्की के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चीज जो है, ये एलिमेंट मिसिंग है। और अगर ये एलिमेंट मिसिंग रहता है, तो फिर नतीजा वही होगा जो यूसुफ साहब, पहले। इसको मैं रिलेट करूं आपके दूसरे पॉइंट से जो आपने कहा था, ह्यूमन कैपिटल और हमारी जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उसकी रिलेशनशिप है। जैसे हमने पहले आपने कहा था मेरिट। अगर हम जैसे सिटी बैंक नहीं, देखें एक बड़ी हैरानगी की बात है यूसुफ साहब, आई थिंक यू विल एग्री विद मी। सिटी बैंक जब बना था, मैं तो देखता था साइड से, और कई दफ़ा रिग्रेट भी करता हूँ, ज्वाइन कर लेना चाहिए था। मैं भी पढ़ने निकल गया। सिटी बैंक जो बना था वो एथेंस में बना था, एक किस्म का। जब आफ्टर द डेट क्राइसिस सिटी बैंक बैठ गया था, फिर जॉन रीड ने एथेंस में एक स्कूल बनाया, और उस स्कूल में माशाल्लाह पाकिस्तानी और इंडियन भरे हुए थे। और वहां से शौकत अजीज निकला, सलीम रजा, ऑल दीज गाइस केम आउट दैट। शायद आप भी वहां गए हो, मुझे याद नहीं, पता नहीं, बट बहुत सारे लोग वहां गए थे, मुझे याद है। और वहां से रिक्रूट होके उन्होंने फिर सिटी बैंक को बनाया। जुनैद रबानी मुझे याद है। और दीज गाइज इवेंचुअली मेड सिटी बैंक, और बड़ी बड़ी जगह जाके इन्होंने काम किया, और इन्होंने माशाल्लाह शौकत तरीन भी वगैरह वगैरह, मेनी ऑफ देम, एंड आई एम श्योर यू आर वन ऑफ देम टू, कि उन लोगों ने सिटी बैंक को बनाया और बड़े बड़े ओहदों पे बैठे। अब मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ क्यों नहीं कर सकते हम, यहाँ एक बैंकर ले आते हैं, मुझे कोई बैंकर से इख्तलाफ नहीं है, पर टीम कहाँ है? मुझे हैरानगी होती है, मैं जब लेक्चर देता हूँ लोगों को कहता हूँ, भाई तुम्हें क्रिकेट टीम का पता है ना? कहते हैं हाँ। ओपनिंग बॉलर कौन है वो पता है, ओपन बैट्समैन कौन है, वो फलाना कौन है, फलाना सब पता है। ओ भाई, हमारे पास टीम कहाँ है? एक बंदा बैंकर आ जाएगा तो क्या करेगा? वेयर इज आर इकोनॉमिक टीम? वेयर इज आर डेट मैनेजर? वेयर इज आर फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजर? वेयर इज आर ये? और आपको पता है बेहतर मेरे से यूसुफ साहब, अगर आपने कंट्री एनालाइज करनी हो,
तो आपको कितने बंदे चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए, क्या करना है? मुझे याद है आईएमएफ में अभी भी मुझे पता है 5 बंदे पाकिस्तान पे फुल टाइम काम कर रहे हैं। हमारे पास 5 बंदे यहाँ नहीं है पाकिस्तान में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, आईएमएफ को मैच कर रहे हैं। तो आई थिंक ये भी बहुत जरूरी बात है, इसको हम देखें। ये जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, जो पिछले साल के नोबेल प्राइज उन्होंने कहा था डैरेन असमोगलू, कि हम ये इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाए, हमारे में डेप्थ ही नहीं है। एक बैंकर ले आते हैं बस बैठ के, स्टेट बैंक में डेप्थ नहीं है, डेप्थ कैसे इंट्रोड्यूस करें? देखिए, किसी भी मुल्क की तरक्की में हमारे यहाँ बहुत बात होती है सियासी इस्तेकाम की। हमारे यहाँ असल हम्म, में स्लोगन मॉन्गरिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखें, हर मुल्क में जो डेवलप किया है और बड़ी तेजी से डेवलप किया है, वहां एक बड़ी चीज बड़ी कॉमन है, और वो है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, लेकिन कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी का जो आज हाल है, जो मैं सुनता हूं, उसका जो मैार है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिरता चला गया है। मे बी इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ओवरऑल डिक्लाइन जो हुआ है हमारे मुख्तलिफ इदारों में और मुख्तलिफ बैसियत कौम। तो आप जो बात कर रहे हैं वो सारी जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग तक नहीं है। देखिए, इसकी तरफ तवज्जो देने की है कि हम अपने इदारों को बिल्ड करें। बहुत बात होती है हमारे यहाँ, बहुत सारे जो मैं दिन रात पढ़ते रहता हूँ अखबारों में, कि जी अगर अदलिया आज़ाद हो जाएगी और पार्लियामेंट सॉवरन होगी तो सब मसाइल हल हो जाएंगे। हम्म, ये बड़ी कोता नजरी की बात है, ये बड़ी नासमझी की बात है। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने शायद जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है पढ़ी नहीं है। हम्म, हम्म, खाली अदलिया को आजाद करने से कुछ नहीं होता। हम्म, आप पढ़ के देख लीजिए, पूरे ईस्ट एशिया में जाके देख लीजिए। अदलिया तो जी आजाद छोड़े, ताइवान में तो 1940 कोई 8 से 1984 तक मार्शल लॉ था। हम्म, इसी तरह ली कुआन यू डिक्टेटर था, सो वाज मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, सो वाज जनरल पार्क ऑफ कोरिया। आप कहते हैं वो एक्सेप्शंस हैं, भाई पूरा एशिया जो है एक डेवलपमेंट कर गया। आप कहते थे कि जी अ, हम हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि जी ये न्यू लिबरल है, तो भाई ये तो वियतनाम तो कम्युनिस्ट जो तो पार्टी के अंडर था, अभी भी है। अभी भी है। वो तो जनाब किसी और रास्ते पे चल पड़े, आप अभी तक जो है माओ तुंग की बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो नेशनल डिस्कोर्स है, आई एम सॉरी टू से, बहुत ही इल इन्फॉर्म किस्म का है, बड़ा लॉप साइडेड है। हमारे इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है, लोग पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो उनके पास जो क्रिटिकल रीजनिंग की जो फैकल्टी होती है वो बहुत कम है। हम्म, इसी वजह से हम ये समझते हैं कि कोई शॉर्टकट है। देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि आप लोगों पे ना सिर्फ इन्वेस्ट करें, बल्कि अपनी जो कैपेसिटी है, खास तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी है, हम्म, उसको रिफॉर्म करें। कि हर पॉलिसी जो कौन लोग बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं ना। जब इनको यही पता नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये लोग जो है फिर शॉर्टकट तलाश करते हैं, कि हम्म, जो बॉस बैठा है, जो आर्मी चीफ है या प्राइम मिनिस्टर है, उसको खुश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट तलाश किया जाए। तो सारी जो बिल्कुल ठीक। गवर्नमेंट मशीनरी है, उसका जो काम है वो इसी बुनियाद पे चलता है कि व्हाट विल प्लीज द बॉस। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने बड़ी अच्छी बात की जुडिशरी की। यूसुफ साहब, बताइए, कभी किसी ने सुना है चाइना में जज का कि उसने डिसीजन दी? ये वो चाइना में मेरा ख्याल आज तक कोई डिसीजन नहीं, कोई जजमेंट नहीं हमने सुनी। होती होगी पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती जो न्यूज़पेपर्स में आए। कोई जजेस बैठे हुए तकरीरें नहीं कर रहे थे, बल्कि जज के सुनते नहीं। बल्कि एक नई किताब आई है अभी, उसका नाम है ब्रेक नेक, आपने शायद पढ़ी हो। डैन वैंग है, उसने ये बिल्कुल कहा है, बड़ी मजेदार उसकी प्रोपोजिशन है। वो कहता है चाइना की तरक्की इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ लॉयर्स नहीं है, वहाँ इंजीनियर्स सोसाइटी चला रहे हैं। यहाँ अमेरिका में वो कहता है प्रॉब्लम यह है कि लॉयर्स ने बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का। सारे कांग्रेसमैन लॉयर्स हैं, सारे प्रेसिडेंट लॉयर्स थे। मतलब मेरा ख्याल है उसने डिस्कस किया कि शायद 60% प्रेसिडेंट लॉयर्स थे और शायद कांग्रेसमैन कोई 80-90% लॉयर्स हैं। तो वो ये बात करता है। तो बड़ी आपने अच्छी बात की। चलिए एक टॉपिक और आपसे मैं जल्दी से पूछ लूँ। अभी हमने बात की थी एनर्जी की, आपने एनर्जी पे भी लिखा है। अब एनर्जी, यूसुफ साहब, मैं तो मायूस हो गया हूं। मैं तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हूं। मैं तो सोच रहा हूं कि मैं इतना, हम एज ए सोसाइटी इतने जाहिल और इतने गए गुजरे लोग हैं कि ये प्रॉब्लम 40 साल पुराना है, आज का नहीं है। किसी मुल्क में हमने 40 साल से प्रॉब्लम देखा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। प्राइस बढ़ रही है, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रही। क्या ये इतना मुश्किल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते?
ग्रेट क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत अहम प्रॉब्लम है। और अभी भी जो हुकूमत के इसमें मैं ऐड स्टेटमेंट कर दूं, हैं। जैसे कि आपने कहा था एनर्जीज डेवलपमेंट, एक बंदा है बड़ा मजेदार, स्मिल उसका नाम है, उसकी किताबें बड़ी मजेदार है एनर्जी पे। उसका सारा ग्रोथ थीस, ग्रोथ है। वो सारा थीसिस ये, एनर्जी इज लाइफ, एनर्जी इज ग्रोथ, और तो है ही कुछ नहीं, हम है ही एनर्जी के बॉल्स, ठीक है ना जी। जी जी। देखिए, एक जो उसने आपने जिस किताब का हवाला दिया, ग्रोथ नाम है उसका, ये जो हाँ, इज अ कैनेडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बिल्कुल किताब लिखी है। वो इतने जबरदस्त ऑथर हैं कि बिल गेट्स ये कहता है कि अगर कोई नई किताब आती है तो मैं, इनका नाम टॉप पे होता है कि अगर इनकी कोई नई किताब आए तो मैं पहले खरीद के पढूं। बिल्कुल। तो वो पाकिस्तानी हमारे जो सुनने वाले हैं, वो अगर नहीं समझते हैं इसके बारे में, तो मैं समझता हूँ इस बात से शायद वो इंक्लाइंड होंगे कि इनको पढ़ें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो कहते हैं कि जो एनर्जी जो है, एनर्जी के अलावा उन्होंने एक और चीज का भी जिक्र किया है, वो फर्टिलाइजर। लेकिन फर्टिलाइजर भी एनर्जी से ही प्रोड्यूस होती है, करेक्ट? एनर्जी है, वो तो एनर्जी है, वो बिल्कुल। एनर्जी है। हम्म, तो इस पे, और उसके बाद से हमने एनर्जी की पॉलिसी जो है, वो कहते हैं कि जी वर्ल्ड बैंक ने ये कहा हुआ। हम्म, असल में, अगर एक बात फिर मैं बड़ी कंट्रोवर्शियल कहूंगा मैं, और हम्म, वो हम्म, शायद जो है बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, खासतौर पे हम्म, हमारे जो हम्म, यू नो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं या हम्म, सेठ लोग हैं, वो उनको शायद पसंद नहीं आएगी। हमारे मुल्क में शायद एक ही हुक्मरान था जिसको इस बात का इदराक था, समझ थी, और वो थे जनाब जुल्फकार अली भुट्टो। आपको पता होगा, भुट्टो साहब ने न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत फोकस किया था, इसलिए कि ही वांटेड टू मेक पाकिस्तान अ टॉप कंट्री बिल्कुल। न्यूक्लियर एनर्जी, राइट? हम्म, हम्म, और दूसरा ये जो उनका उन्होंने बात की थी, फोकस किया था और ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किए थे, वो था फर्टिलाइजर। हम्म, आपने शायद सुना होगा कुछ दिन पहले सैयद बाबर अली साहब का इंटरव्यू, कि भुट्टो साहब ने उनको फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया I know। और कोई $500 मिलियन दिए। अब 70 की दिहाई में आप सोच सकते हैं, $500 मिलियन वॉज अ ह्यूज सम ऑफ मनी। बड़ी रकम थी, बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी रकम। हम्म, और एक और बात जो सैयद बाबर अली साहब ने इंटरव्यू में कही, कि भुट्टो साहब ने उनके काम में कभी मुदाखलत नहीं की। तो क्या देखते हैं आप, एक तो उनकी प्रायोरिटी सही थी, एनर्जी, उन्होंने फर्टिलाइजर हम्म, को तरजीह दी। दूसरा ये कि उन्होंने मेरिट पे अपॉइंटमेंट हम्म, किया। हालांकि बाबर अली साहब की जो फैमिली थी, उनकी कुछ इंडस्ट्रीज को भुट्टो साहब ने नेशनलाइज किया था, राइट? हम्म, लेकिन चूंकि बाबर अली साहब को वो कॉम्पिटेंट आदमी समझते थे, उन्होंने उनको अपॉइंट किया कि जी आप चलाइए। और फिर जब बिल्कुल सही। अपॉइंट कर दिया, तो उनके काम में कभी मुदाखलत नहीं की, उनको ह्यूज रिसोर्सेज दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन थी, वो ड्रामेटिकली बढ़ी। इस हद तक बढ़ी कि डॉक्टर उशरत हुसैन साहब, जो बहुत सारी बातों पे तनकीद की है उन्होंने, भुट्टो साहब की पॉलिसीज पे, उन्होंने अपनी किताब में खुद एतराफ किया कि हम्म, लॉट ऑफ द ग्रोथ इन द 80s केम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सच एज इन द फर्टिलाइजर सेक्टर। इसलिए कि आपकी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी, बहुत स्ट्रांग थी। हम ये बुनियादी बातें जो हैं वो भूल गए हैं। हमने जो अगर सब्सिडी दी भी है, तो फर्टिलाइजर कंपनीज को दी है, जो पॉकेट कर लेती हैं, जो बेनिफिट जो है वो फार्मर्स तक नहीं पहुंचता है। अब एक ऐसे मुल्क में जहां की तकरीबन 40% आबादी जो है, जो 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 40% वर्क फोर्स है, वो एग्रीकल्चर में है, अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे अपना, हाउ विल वी फीड एक ऐसी पॉपुलेशन को जिसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड? ये बातें जो हैं, हम हमारी जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है उस पर डिस्कशन नहीं होती है। रेशोज पे बात हो जाती है कि जी आप फलाने जो है वो $2 बिलियन की उन्होंने कर्जा ले लिया, या उन्होंने जो है यूरो बॉन्ड इशू कर दिया। भाई, यूरो बॉन्ड इशू करने से या किसी भी बॉन्ड का या पैंडा बॉन्ड करने से आपकी तरक्की नहीं हो जाएगी। हाँ, डेट मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन ये सब बातें जो हैं, हम मेरे ख्याल से बेसिक बातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वो उसमें एनर्जी है, प्रोडक्टिविटी है, ह्यूमन कैपिटल है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जिसका ताल्लुक दो चीजों से बहुत जरूरी है। एक है वाटर, पानी, और दूसरा है एनर्जी। हमारे यहाँ पानी का भी शदीद बुरहान है और एनर्जी का भी। अगर हम ह्यूमन कैपिटल पे, एनर्जी पे, वाटर पे तवज्जो नहीं देंगे, तो जी
कोई भी चीज जो है वो आपके लिए गेम तो चेंजर। बताइए ना, एनर्जी का मसला कैसे हल करें? एनर्जी का मसला देखिए, 40 साल पुराना है। एनर्जी का तो हम मसला सब हार सबसे चुके हैं, क्या करें? सबसे बड़ा जो है एनर्जी का, मैं यही कहूंगा पहली बात तो ये कि देखिए हर चीज के लिए जब आप किसी चीज को सॉल्व करना चाहते हैं आप क्या करते हैं? यू टॉक टू अ बंच ऑफ स्पेशलिस्ट, राइट? हम्म, आप एक्सपर्ट से। लेकिन एनर्जी जो है खाली एनर्जी एक्सपर्ट्स की बस की बात नहीं। एनर्जी शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द होल इकोनॉमिक चैलेंजेस। हम्म, आप ये देख लीजिए कि हमसे बहुत पहले जो है वियतनाम ने फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी को इनकरेज किया, लेकिन सोलर के लिए एक बहुत बड़ा मसला ये है कि उसका स्टोरेज का प्रॉब्लम है, उसकी बैटरीज की टेक्नोलॉजी है वो एक्सपेंसिव है। आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सोलर का जो है बड़ा तो है, लेकिन यूजेज जो है, लेकिन वो खुद ब खुद ही बढ़ गया है। प्राइवेट सेक्टर की अपनी जो भी लोगों ने लगाया है, कोई ऑर्गेनाइज वे में नहीं किया गया है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है जिसके हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते। वो इसलिए कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास तौर पे जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो है सिलसिला, उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। एक बहुत बड़ा जो बार बार मंत्रा दोहराया जाता है कि जी प्राइवेटाइज कर दो डिस्को को। अरे प्राइवेटाइज कैसे कर दो भाई? प्राइवेटाइज जब करोगे जब कोई लेने वाला हो। आप इन्वेस्टमेंट तो आपका यह हाल है, उसको लेगा कौन? तो बेहतर ये है कि ये बात छोड़ दें कि प्राइवेटाइज होगा। आप खुद जो है कॉम्पिटेंट लोग लाएं और उसको पहले ट्रांसमिशन को डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करें, ताकि उनकी जो प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो तो बढ़े। तो शॉर्ट आंसर ये है कि यू हैव टू ब्रिंग कॉम्पिटेंट इकोनॉमिस्ट एंड कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द एनर्जी एनर्जी पीपल। सेक्टर जो इस पे काम करें, और उसको आप ग्रेजुअली बढ़ाएं। लेकिन ये जो सारा मॉडल था कि आप आईपीपी से जो है फिक्स डॉलर रेट पे जो है खरीद के करें, ये फेल हो चुका है। और एक और अहम बात यह है जिसकी वजह से हमें बहुत बड़े मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, खुदा के वास्ते ये डॉलर में लोन लेके उन कामों पे ना लगाएं जिससे खाली रुपए में रेवेन्यू जनरेट होता है। इसलिए कि उसका नतीजा सिर्फ एक ही होगा कि आप डेट के दलदल में आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल। फंसते चले जाएंगे। हम्म, हम्म। ये तो उस्ताद ने बहुत पहले समझाया था कि उसी करेंसी में लोन लो जो आपके हाथ में है। दूसरी करेंसी में लोन लोगे तो फिर मर जाओगे। और ये मैंने कई दफ़ा लोगों को समझाया है कि आईएफसी वगैरह से भी लोन मत लो बिजनेसेस को, कि भाई डॉलर लोन में वापस करना बहुत मुश्किल काम है। आप अर्न तो रुपये में कर रहे हो, रुपये और डॉलर की रिलेशनशिप। पर चलिए इससे ज़रा हटें, आप उस तरफ आ जाएं। एक और चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है, जो इसके साथ रिलेटेड ही है ऑलमोस्ट। देखिए, सबको पता है बैंक्स प्ले a pivotal role in growth. After all, finance is very important and credit is very important. These things work. अब हमारे यहाँ बैंक्स नेशनलाइज हुए, फिर डीनेशनलाइज हुए, प्राइवेटाइज हुए। अब जनाब, क्या कहते हैं, बैंक्स आर वेरी प्रॉफिटेबल। बट बैंकिंग जो है, आपको पता है, मैं आपको क्या बताऊं, बट जस्ट फॉर द ऑडियंस, कि जी बैंक्स तो लैंड सिर्फ गवर्नमेंट को करते हैं और प्राइवेट सेक्टर को करते भी नहीं। बैंक्स के पास जाएं, वो कहते हैं हम करें कैसे प्राइवेट सेक्टर को? प्राइवेट सेक्टर के पास कोई लैंडेबल अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर लिखा है इस सिचुएशन पे, जरा उसका बताइए हमें। जी, मैंने कुछ एक दो रिसेंट आर्टिकल्स लिखे भी थे, लेकिन मैं अपने आर्टिकल्स का जिक्र करने के बजाय मैं आपको एक और हम्म, स्टडी का हवाला दूं। हम्म, इसका टाइटल है फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन एक्सेस इन अनसक्सेसफुल डेवलपमेंट स्टेट्स, द केस ऑफ पाकिस्तान। इसकी ऑथर जो है वो डॉक्टर नतालिया नकवी हैं, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो अच्छा। मुझे लेटेस्ट पता है, वहाँ हम्म, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। हम्म, इन्होंने ये जो हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम जो पूरा थॉट है कि जी ये जो नेशनलाइजेशन का था ये फेलियर था, और उसके बाद जो है कोई सक्सेस हुई, इसको उन्होंने बड़ी तफसील से इसका जायजा लिया है, आदाद शुमार देकर इंटरव्यूज करके, और इसको चैलेंज किया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो है ये सरासर मेन स्ट्रीम नैरेटिव ही गलत है। हम्म, मैंने अपने आर्टिकल्स में उनके बात को सपोर्ट किया है। आपके देख लीजिए कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि जी बैंकिंग जो ग्रोथ नहीं हुई वो ग्रोथ होगी, और डिपॉजिट्स बढ़ेंगे और इससे मुल्क में तरक्की आएगी। हम्म, हुआ यह है कि डिपॉजिट्स टू जीडीपी, जो एक बड़ा की इंडिकेटर है बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, हम्म,
ये प्राइवेटाइजेशन का लिबरलाइजेशन कब शुरू हुई थी? 1990s में, राइट? जी। ये डिपॉजिट्स टू जीडीपी जो है आपका जी 28-30% से उस जमाने से आगे बढ़ा ही नहीं है। हम्म, जब का इंडिया का डिपॉजिट टू जीडीपी रेशियो जो है 72% के करीब पहुंच गया है। हम्म, 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 तो आप जितना भी क्रिटिसाइज करना चाहें कर लें, लेकिन आपकी जो पॉलिसी थी लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, उससे जो नताइज क्लेम हम्म, किया गया था बरामद होंगे, वो तो नहीं हुए। हम्म, और अभी भी एक साल पहले की बात है, आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, उसने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के बारे में बड़ा कहा है कि ये बहुत बड़ा मसला है, इट रिमेन्स टू बी अ बिग प्रॉब्लम। हम्म, तो डिपॉजिट्स पेनिट्रेशन में आपका इजाफा हुआ नहीं है। नॉन हम्म, परफॉर्मिंग लोन्स जो हैं वो बढ़ते चले गए हैं। हुआ ये है कि बैंक्स जो हैं वो हम्म, हुकूमत की सिक्योरिटीज में खूब दबा के इन्वेस्ट करते हैं, उससे एक रिस्क फ्री रिटर्न लेते हैं और आराम से मजे से अय्याशी से जिंदगी गुजारते हैं। ये है आपकी हम्म, बैंकिंग की प्रोग्रेस, हम्म, 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 विच मीन्स वेरी लिटिल फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हम्म, 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 तो ये जब सूरत हाल है, हम्म, तो इसमें सोचने की बात यह कि हमें करना क्या है। हम्म, हम्म, और उस पे एक और बड़ा मसला हो गया है कि हम्म, हमने ये कंप्लायंस के चक्कर में और मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में अब इतना मुश्किल बना दिया है बैंक अकाउंट खोलना कि अनलेस के बहुत ही मजबूरी है, लोग तो कान पकड़ते हैं कि यार बैंक से वास्ता पड़ जाएगा, कोई एक मुसीबत आ जाएगी। हम्म, बैंक्स हम्म, चूंकि बड़े आराम से पैसे बना रहे हैं हुकूमत की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हुए, वो एफिशिएंसी में, पब्लिक सर्विस में या कस्टमर हम्म, सर्विस में ज्यादा इन्वेस्ट करते नहीं, ना इसकी तरफ कोई खास तवज्जो देते हैं। हम्म, हम्म, आपकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका हाल ये है कि आपको भी पता है हमारा मुल्क जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। मतलब ये कि आपके यहाँ हम्म, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ तो छोड़े, उसमें कमी आ रही है। बिल्कुल सही। हम्म, हम्म, लोग अब हमारा एटीट्यूड ऐसा बन गया, अभी कहा गया कि ये 5-6 मल्टीनेशनल छोड़ गई, हम्म, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, दुनिया में हो रहा है। अरे दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है भाई, आप क्या क्यों हो रहा है, इस पे हम्म, तवज्जो दें आप। तो हम्म, मैंने इस बात को हम्म, डिसएग्री किया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरे ख्याल से आप समझते नहीं कि मल्टीनेशनल जो है वो ये लॉन्ग टर्म फैसले कैसे करती हैं। हम्म, वो जब एग्जिट करती हैं किसी मार्केट को, अगर वो बहुत नेगेटिव हो जाएं अबाउट कि उस मार्केट की जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है वो ज्यादा नहीं है। हम्म, पाकिस्तान के साथ भी यही केस है। हम्म, हम्म, तो ये सब जो बातें हैं उसमें मैं मेरे ख्याल समझ मैं यही समझूंगा कि हमें ये जो बेसिक क्वेश्चन जो हैं ना सिर्फ ये तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि जो क्वालिटी ऑफ जो पब्लिक डिस्कोर्स है, डिबेट है, सर वो बहुत पुअर है। आपने जो अभी मैंने देखा था, कुछ कमेंट कुछ दिन पहले किया था कि हमारे यहाँ एंकर्स जो हैं, ये लिखने वाले हैं, इनमें से हम्म, अक्सर को कुछ समझ नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसीज की। हम्म, इकोनॉमिक पॉलिसी छोड़ें, इनको हम्म, फॉरेन पॉलिसी की भी समझ नहीं है। ये लोग बातें बिल्कुल। करते रहते हैं मिडल ईस्ट की। भाई मिडल ईस्ट में अगर बड़े बड़े मुल्क जैसे सऊदी अरब और इजिप्ट, हम्म, वो जो हम्म, अरब कंट्रीज हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो पाकिस्तान क्या कर लेगा? लेकिन ये चाहते हैं कि हम जो है मुख्तलिफ दुनिया के मसाइल जो हैं वो लेके पाकिस्तान जो है वो लेके आगे बढ़े। पाकिस्तान को चाहिए कि पहले अपने मुल्क के हालात को दुरुस्त हम्म, करे और ख़ास तौर पे अपने लोगों की हालत को दुरुस्त करे। और लोगों की हालत उस वक्त तक बेहतर नहीं होगी जब तक कि, जैसे कि आपने बहुत मर्तबा कहा है, कि कॉम्पिटेंट लोग आप मुख्तलिफ इदारों में नहीं बिठाएंगे जो सही पॉलिसीज बनाएं और सही तरह से हम्म, काम करें। तो ये बड़ी बेसिक बात है, पता नहीं क्यों हमारी बिल्कुल समझ सही। में नहीं आती। मुझे आज ये एक लड़की का फोन है, कोई थीसिस कर रही थी, कोई ऐसे पता नहीं, कोई फॉरेन पॉलिसी पे सवाल पूछ रही थी, फॉरेन पॉलिसी पे। मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताओ छोटी सी, जो मैंने एक बचपन में कोई पढ़ा था, कि अगर चूहा एक फॉरेस्ट में फिर रहा है और वहाँ हाथी और शेर फिर रहे हैं, तो उसकी तो फॉरेन पॉलिसी एक ही हो सकती है, बेल में छुप करके बैठे। और जब शेर और हाथी लड़ने लग पड़े तो और भी छुप जाए, बिकॉज उसके पैरों के नीचे वो आ जाएगा, तो किसी के पैर के नीचे आ जाएगा तो मर जाएगा। मैं कहा हमारी क्या क्या पिद्दी का शोरबा, हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी होनी है? हमारी फॉरेन पॉलिसी है भाई, सबसे सलाम दुआ करो, जैसे शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ की, करो बिल्कुल, उनके साथ बना के रखो, बाकी अपना काम तो ठीक करो। सिंगापुर की अब क्या फॉरेन पॉलिसी, सिंगापुर हर किसी से बना के रखते हैं। सिंगापुर की एम्बेसी भी देखिए, आपको कोई बड़ी नजर नहीं आती, बल्कि पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है ही नहीं। येट वो दे देते हैं वीजा, पर है नहीं एम्बेसी। तो इस किस्म की चीजें वो करते हैं। बट ये बैंक्स पे जरा वापस है, देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की बैंक्स की।
मैं भी खुद इस पर सोचता रहता हूँ और मुझे कोई नतीजा नहीं समझ आता। देखिए, बैंक्स को सेंट्रल बैंक्स ने बहुत टाइटली रेगुलेट किया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं रेगुलेशन, मैं तो कहता हूँ देर एनफोर्सिंग अ कार्टेल, बिकॉज वो रेगुलेशन नहीं है, वो बैंक्स को प्रोटेक्ट करते हैं हर तरीके से। अब अमेरिका में कम से कम एक बात है, आपने तो देखा है, मैं भी देखता रहा हूँ कि अमेरिका में बहुत सारे बैंक्स हैं। और अमेरिका में मैंने बैंक फेलियर रेट एक दफ़ा स्टडी की थी, तो मेरा ख्याल है हर महीने पता नहीं चलते बैंक फेल हो जाते हैं अमेरिका में। क्योंकि वो इतने बैंक से फेल हो जाते हैं, पता नहीं चलता, और फिर नए बन भी जाते हैं। देखिए, अब आपको याद होगा कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट बैंक ऑफ शिकागो बड़ा तकड़ा बैंक था एक ज़माने में, अब वो नहीं इतना तकड़ा है। और आते रहते हैं बैंक गिरते रहते, उतार चढ़ाव रहता है। और ये जो भी नोबेल प्राइज मिला है इन लोगों को, ये यही कहते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव रहना चाहिए। आपने खुद, आप तो एनालिस्ट, आपने देखा है डाउ जोन्स कितना बदल गया हमारी जिंदगी में। डाउ जोन्स के जो ओरिजिनल मेंबर्स थे और अब किधर चला गया, ठीक है ना। तो मैं पीएसएस को स्टडी करता हुआ देखता, रिटर्निंग टू बैंक्स, स्टेट बैंक इज इम्पोजिंग अ मोनोपोली। और एक जो चीज उन्होंने नहीं की हुई वो फॉर एग्जांपल ये कि नए बैंक्स के इतने टाइट रेगुलेशंस रखी हुई हैं कि नया बैंक बनता है $100 मिलियन आप अगर डिपॉजिट करें एज कैपिटल, यार विच इज अ हेल ऑफ अ लॉट ऑफ मनी। बट येट आप देखें तो आज बिका है फर्स्ट नेशनल बैंक, यूए ने खरीदा है। हमारा बैंक एक बिका है, बिका आप सोचिए कितने पे, $14 मिलियन पे। तो $14 मिलियन तो यूसुफ साहब आपके बड़े सिटी बैंक के जो दोस्त है उनके पास आ गया है, सिर्फ बोनसेस में, ठीक है ना। तो 14 मिलियन क्या रकम हुई। दूसरी चीज जो हमारे पास नहीं है, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, स्टेट बैंक नहीं मानता, वी शुड अलाउ रीजनल बैंक्स, वी शुड अलाउ फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट यूनियंस, फॉर एग्जाम्पल स्मॉलर बैंक्स। वाई शुड वी ओनली रिलाई ऑन वन काइंड ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। तो ये बताइए, इज दिस अ गुड आर्ग्यूमेंट कि हम बैंकिंग सिस्टम में मोर कंपटीशन इंट्रोड्यूस करें, या स्टेट बैंक उनको एक एज अ रेगुलेटर उनको एक मोनोपोली बना दे। देखिए, स्टेट बैंक ने, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो डिजिटल बैंक्स हैं उनकी तरफ तो मेरे ख्याल से इनकरेजमेंट किया है। हम्म। लेकिन पाकिस्तान में डिजिटल बैंक्स का फ्यूचर मुझे कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं लगता, इसलिए कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना बहुत ज़रूरी है, जो पाकिस्तान में उसकी हम्म। कमी है। तो हम्म। पाकिस्तान में जो ब्रिक्स एंड मॉर्टर मॉडल कहलाता है वो चल रहा है, और वो अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन हमने बैंक्स नए तो कुछ अलाउ किए थे 90s में, उसमें से कुछ लोगों ने अच्छा भी काम किया, आगे बढ़े। हम्म। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो हमारा वही है, हुकूमत है। हम्म। हुकूमत के पास इतना बड़ा डेफिसिट है और वो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे जो है बोरो करती है, तो बैंक्स के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं कि कुछ आगे बढ़े कुछ करने के लिए। इसलिए कि जब इतने आराम से प्रॉफिट बन जाता है तो कुछ ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। और हम्म। ऑल्सो अगर उनसे बात करें तो वो कहेंगे जी इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता, इसलिए कि जी प्राइवेट सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारी बैलेंस शीट बहुत बड़ी है। तो जब गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में या ट्रेजरी बॉन्ड में इतने पैसे बन जाते हैं तो क्या जरूरत है। तो इसका ताल्लुक जो है पूरा जो है, मैं समझता हूँ बैंकिंग रेगुलेशन से कम है, बट जो ओवरऑल जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। डायरेक्शन है उससे ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, ये सही है कि हमारे यहाँ जो सेविंग्स रेट जो है ना, वो, आपने बात की इन्वेस्टमेंट की, हम्म। इन्वेस्टमेंट रेट तो कम है लेकिन सेविंग रेट भी तो बहुत कम है ना सर। हम्म। हम्म। दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने बड़ी तरक्की की है उनके यहाँ 30-40% तक सेविंग्स टू जीडीपी रेशो था, हमारे यहाँ तो ये सिलसिला है नहीं। इन्वेस्टमेंट रेशो भी 20%, 25%, और बहुत ज्यादा हाई लेवल पे 30% और उसके करीब भी पहुंचा है। वो तो हमारे यहाँ नो वे नियर दैट। इसकी तरफ वो इसीलिए है कि जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो इतने रिसोर्सेज को सक कर लेती है कि प्राइवेट सेक्टर को या लोगों को ब्रीथ करने का मौका जो है बहुत कम मिलता है। तो हमें जरूरत है कि हम रेगुलेशंस को कम करें। एक आप फैक्ट्री लगाने जाएं तो जनाब हम्म। आपको कितने जो हैं पापड़ बेलने पड़ते हैं, सबको पता है, लेकिन उससे बेहतर। एनओसी लेने पड़ते हैं, 50 जी जी। एनओसी लेने पड़ते जी जी, 50 से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हैं। लोग कहते हैं कि यार ये अच्छा एक शॉपिंग मॉल बना लो, जमीन खरीद लो, उसकी पहले भी बढ़ती जाएगी। बस, बिल्कुल ये सही। जो दुकानें जो बनाओगे शॉपिंग मॉल में, उससे रेंट आता रहेगा, ये क्या जरूरत है सब इतने पापड़ बेलने की। ये हम्म। जो पॉलिसीज हैं ये, उसको चेंज करने की जरूरत है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लें, हम्म। हम्म। आप कितने ये लोग जिसको आईएमएफ वाले कहते हैं साउंड मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जो मैं पता नहीं 30 साल से 40 साल से सुन रहा हूं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन अगेन। तो बेहतर ये है कि हम ये सोचें
कि हमें ग्रोथ इकोनॉमी में कैसे वापस लानी है। सारा एक ही उस पे हमारा मसला ये है कि हमने कह दिया कि जी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, जी एक्सपोर्ट बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएंगे जी। हमारे यहाँ हद ये है कि वो लोग जो अपनी टेक्सटाइल मिल्स को वैल्यू एडेड इंडस्ट्री नहीं बना सके हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम ऐसा कर देंगे, हम $100 बिलियन कर देंगे। भाई अपनी पहली इंडस्ट्री में तो करके दिखाएं। तो बात दरअसल ये है कि अगर आप ग्रोथ पे तवज्जो दें, आप जो बेसिक एलिमेंट्स हैं ग्रोथ के उसकी तरफ तवज्जो दें, तो मामला आगे बढ़ सकता है, आसान हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा है। हमारी जो पूरी इकोनॉमिक थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा वो करती है जी, आईएमएफ ये कह रहा है, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, कोई उसमें ओरिजिनलिटी है नहीं। और जो लोग हैं वो भी इकोनॉमिक मैनेजर्स, तो मैं क्या कहूँ, वो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट मैनेजर जरूर हैं, लेकिन दे डोंट हैव एनी इकोनॉमिक विजन या डेप्थ या एक्सपीरियंस या इंटेलेक्चुअल लेवल कि वो इस तरह सोच सकें जिस तरह के बहुत सारे और मुल्कों में हुआ कि पीपल हैड विजन। उन्होंने कहा कि जी ये इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ करने के लिए ये अचीव करना जरूरी है। वो उस तरह का डिस्कशन, उस तरह का कॉन्वर्सेशन हमारे यहाँ सिरे से हो ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा अभी एक और जिस तरह की जो मैं समझता हूँ हिमाकत आमेज डिस्कशन जो मैं देख रहा हूँ काफी अरसे से मीडिया में हो रहा है कि डी स्टेबलाइजेशन वर्सेस ग्रोथ, कि डी स्टेबलाइजेशन होगी तो फिर ग्रोथ होगी। यार ये किस तरह की ये लोग बात कर रहे हैं। ग्रोथ जो है वो इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो हम्म, 90s के बाद आप ग्राफ उठा के देख लीजिए, इट इज गॉन डाउन। हम्म, द क्वेश्चन इज व्हाई। हम्म, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टेबिलाईजेशन को बहुत मर्तबा हो चुका है। हर आफ्टर एवरी आईएमएफ प्रोग्राम यू हैव द स्टेबिलाईजेशन फेज विच इज फाइन, लेकिन ग्रोथ का लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड्स क्यों है, इसकी तरफ बात होती नहीं है। हम्म, वो इसलिए कि हम बिल्कुल सही बुनियादी। कह रहे हैं यूसुफ साहब। हम्म, यूसुफ साहब, मुझे याद है कि कोई आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले में भी वो हार्ट का ऑपरेशन होता था, तो बंदा जो है वो बेचारा लेट जाता था हफ्ता 10 दिन, फिर वो स्लोली रिकवर करता था। फिर रिसेंटली वो हार्ट का ऑपरेशन करते, दूसरे दिन आपको उठा देते, कहते चलना शुरू कर दो, ठीक है। स्टेंट डालते तो कहते भाई जाओ बाहर सैर करो, ठीक है। पॉइंट ये कि रिकवरी का टाइम कम से कम होता जा रहा है एंड लोग ग्रोथ की तरफ जाते हैं। फौरन आपको कहते हैं एक्सरसाइज शुरू करो भाई, जाओ सेहत ठीक करो अपनी। मेरे जैसा ओवरवेट बंदा ठीक नहीं है, आप ओवरवेट ना हो, आप एक्सरसाइज करें, आप खाना ठीक करें वगैरह ये वो, और फोकस करें ऑन ग्रोथ, मसल ग्रो करें। मेरी उम्र के बंदों को कहते हैं मसल ग्रो करो भाई, ये पुरानी बात चलेगी। मेरी उम्र के बंदों को कहते हैं भाई वेट ट्रेनिंग करो। देखे ना, ये दुनिया के ये तरीका कार अब हो गया है। तो मेरा ये मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग ये ग्रोथ की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते। हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम बार बार इधर ही बैठ जाते हैं कि ग्रोथ, स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ नहीं कर सकते। खैर, आपने बड़ी अच्छी बातें की, इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे। देयर इज अ लॉट टू टॉक टू यू अबाउट। हर बार ही व्हेन आई हैव अ कन्वर्सेशन विद यू वो दिल भरता नहीं है। तो बट पॉइंट ये, मुझे डर ये है कि हम इतने एक टाइम पे चले गए कि हमारे लोग सुनेंगे नहीं, तो इसलिए ज़रा बंद करते हैं। आपकी माशाल्लाह जो 2-3 बातें बहुत पते की आपने की है। नंबर एक, कि वी मस्ट डेवलप अ बेटर कॉन्वर्सेशन, वी मस्ट गेट आउट ऑफ दिस लेजीनेस के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या डोनर्स हमारा काम कर देंगे, ठीक। बात वही है, नन्हे मुझे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या, और तेरी मुट्ठी में तकदीर है, हमारी मुट्ठी में तकदीर है। सिपेक या सऊदी अरेबिया या आईएमएफ के पास तकदीर नहीं, हमें अपनी तकदीर बनानी है। वो कैसे बनानी है? हम अपने यहाँ मेरिट लेके आए, हम अपने यहाँ नए तरीके डिस्कवर करें। मैं तो ये भी कहूंगा कि ये जो अभी नोबेल प्राइज विनर है उसने यही कहा, भाई रिस्क लो, हम अपनी पॉलिसी में भी रिस्क लें। वी शुड ट्राई एंड लीप फ्रॉग, व्हाई आर वी फॉलोअर्स, वी शुड ट्राई एंड थिंक ऑफ न्यू वेज टू मूव फॉरवर्ड। चीन ने लीप फ्रॉग किया है, वियतनाम ने वियतनाम कहाँ था जी 1990 में? वियतनाम वॉज नॉट इवन अ कंट्री इन 1990। वो जनाब कार्पेट बॉम्ब हो रहे थे, अब देखें वो कहाँ पहुंच गए। तो वी शुड लीप फ्रॉग, वी शुड थिंक, पर तभी होगा इफ यू गेट कॉम्पिटेंट पीपल इन, if we develop a human capital and use that human capital to bring in meritorious people and then allow a new vision to be made। but उसके लिए हमें एक सोसाइटल डिबेट चाहिए, हमें चाहिए सोसाइटी आगे की सोचे, सोसाइटी माजी की सोचों में छोड़ दे। वो बहुत बड़ा काम है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर हम उम्मीद पे जी रहे हैं, उम्मीद पे जीते रहेंगे। यूसुफ साहब, ऑलवेज अ प्लेजर। इंशाल्लाह विल डू दिस अगेन। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच फॉर योर टाइम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।